बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंटीबायोटिक थेरेपी। या कि आपने किस पेशेंट को इमरजेंसी के अंदर एंटीबायोटिक दी है और उसको लेंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी है ये एक अच्छा खासा स्टिग्मा भी है और सबसे ज़्यादा माल प्रैक्टिस जो है वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर की both by press, by public themselves and by doctors as well. So there is only one question why prescribing the antibiotics. बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं कि इसको कौन सी देनी है एंटीबायोटिक, कितनी डोज में देनी है एंटीबायोटिक, कितने ड्यूरेशन के लिए देनी है एंटीबायोटिक। पहला सवाल आपको सेटिस्फाई करना है कि इस पेशेंट रियली नीड एंटीबायोटिक्स, इसको ज़रूरत भी है नहीं। अगर तो ज़रूरत है अदरवाइज नहीं। पेशेंट की चॉइस के ऊपर ना लिखें एंटीबायोटिक, पेशेंट की सिवियरिटी ऑफ कंडीशन के ऊपर ना लिखें एंटीबायोटिक, और अपने रिफ्लेक्सेस के ऊपर ना लिखें एंटीबायोटिक। तीन चीज़ों की वजह से डॉक्टर्स भी लिख देते हैं। पेशेंट देखते हैं थोड़ा सिक है, सिक लुकिंग है, डायग्नोसिस बनाने के लिए जाते हैं एंटीबायोटिक, रिफ्लेक्शन बना होता है कि URDI में भी एंटीबायोटिक देनी है, डायरिया में भी देनी है एंटीबायोटिक, PID में भी देनी है, UTI में भी देनी है, बस देनी है एंटीबायोटिक। कोई पेशेंट ने कंप्लेंट बोल दी है जिसका किसी रेलिवेंट फोकस ऑफ इन्फेक्शन से ताल्लुक है तो दे दी है। अब उसकी वजह से क्या वी आर इनकाउंटरिंग XDR bugs, extended drug resistant bugs। पाकिस्तान के अंदर करंटली वी आर डीलिंग विद XDR टाइफाइड, MDR एंड XDR माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ड्रग रेजिस्टेंट UTIs, ये कॉमनली इन्वॉल्व है। इस तरह सेप्सिस जो कि ड्रग रेजिस्टेंट है वो बहुत कॉमनली आ रहा है हमारे पास आजकल। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में से ये पेशेंट आपके पास आया है जिसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। सो इनअप्रोप्रिएट, अब इसके आंसर में 4-5 प्रिंसिपल्स हैं एंटीबायोटिक थेरेपी के, आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इनअप्रोप्रिएट यूज एंटीबायोटिक का क्या होता है, विच इंक्लूड्स 2 थिंग्स। एंटीमाइक्रोबियल ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली ना हो, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ऐसे ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स देना जो रेजिस्टेंट हो। कॉमनली क्या होता है कि हिस्ट्री में पूछते नहीं, एक पेशेंट प्रीवियसली UTI का था, दोबारा आ गया UTI के साथ, तो अपने उसी ध्यान में जिसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम PD में दे दी। यू हैव टू आस्क द हिस्ट्री every patient that comes to you with some focus of infection or even fever without any focus, ठीक है, या pyroxia of unknown origin, and you want to write antibiotic, उससे पहले आप पूछें कि प्रीवियस 90 डेज के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर आपने कोई एंटीबायोटिक तो नहीं ली, पहला सवाल। दूसरा, इससे पहले कभी इस मसले के साथ आए हैं अस्पताल में, आप आए हैं तो उस वक्त आपने कौन सी दवाई इस्तेमाल की थी और उस दवाई का असर हुआ था आपको या नहीं हुआ। लेट्स से पेशेंट UTI पे है, 1 साल पहले उसको UTI हुआ, उसको सिप्रो दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसका, द फिजिशियन हैज़ चेंज एंटीबायोटिक टू समथिंग एल्स, उसको फास्ट्रोमाइसिन दे दिया। साल के बाद आपके पास आ गया, आपने फिर उसको सिप्रो दिया, अब उससे क्या होगा, he became resistant to somewhere else as well। उसका यूरिनरी एपिथेलियम का जो बग है वो रेजिस्टेंट है, लेकिन बाकी जगह पे तो हो सकता है सेंसिटिविटी हो, उसको बाद में कभी LRDI हो, कभी किसी और जगह पे इन्फेक्शन, तो माइट की पॉसिबिलिटी कि सिप्रोस वहाँ पे इफेक्टिव हो जाए। तो ये 2 प्रिंसिपल्स आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने रिकमेंडेड गाइडलाइंस के अपार्ट उसके अलावा कभी भी एंटीबायोटिक नहीं देनी है, और एंटीमाइक्रोबियल किसी ऐसे बग के अगेंस्ट देनी है जो रेजिस्टेंट है। आगे क्या है, अननेसेसरी यूज। दूसरा, अननेसेसरी यूज किसे कहते हैं, पहले था इनअप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन, दूसरा अननेसेसरी यूज कि नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर के लिए एंटीबायोटिक ना लें। यस, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, इज दैट पेशेंट रियली नीड एंटीबायोटिक। अब एक पेशेंट सिक लुकिंग आता है, पहले तो आप ये जस्टिफाई करें कि उसको इन्फेक्शियस डिसऑर्डर भी है या नहीं। जैसे कॉमनली क्या होता है, पेशेंट आपके पास आया कफ के साथ, कफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आ गया और साथ नीज है, आप समझे कि इसको शायद LRDI या आपने उसको एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम OD करी थी, या आपने उसको लीवोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम OD या BP के अंदर लिखी।
पहले प्रूव करें कि वाकई इन्फेक्शियस एटियोलॉजी है। हो सकता है उसको सीजनल वर्सनिंग ऑफ एस्थमा हो, उसको सीजनल वर्सनिंग ऑफ सीओपीडी हो, ब्रोंकोस्टेसिस हो, आईएलडी हो। इन्फेक्टिव वर्सनिंग को पहले आपने डॉक्यूमेंट करना है कि ये इन्फेक्टिव वर्सनिंग है या नहीं है। दूसरे नंबर पे बास पेशेंट आते होते हैं आईबीएस के डायरिया के साथ, जो है फ्रीक्वेंट डायरिया चल रहा है उनको, आप उसको सिप्रोफ्लैजल पे डाल के भेज देते हैं। अब आप पहले प्रूव करें कि ये इन्फेक्शियस डायरिया है या नहीं है, उसके फीचर्स को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। इस तरह क्रॉनिक पेल्विक सिंड्रोम का पेशेंट होता है, वो बार बार आपके पास आ रही है सुप्राप्यूबिक पेन के साथ और डिसयूरिया के साथ और चेंज इन कलर ऑफ यूरिन के साथ, जो है बर्निंग मिक्चुरेशन के साथ, आप उसे भी एंटीबायोटिक हर दफ़ा आ रही है, हर दफ़ा एंटीबायोटिक लेके जा रही है। 10 एंटीबायोटिक के कोर्स 2 माह में करवाए होते हैं बास खवातीन ने, और वो डायग्नोज ही नहीं हो पाती हैं कि ये वाकई यूटीआई है या नहीं है, या अगर है तो हो सकता है कि रेजिस्टेंट यूटीआई तो नहीं है उसको, या रिकरेंट तो नहीं है कि उसको प्रोफिलैक्सिस की जरूरत है। तो फर्स्ट थिंग कि नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर के लिए आप एंटीबायोटिक्स या नहीं देते, ठीक है ना। टॉप मैंने आपको बता दिए कि सीजनल वर्सनिंग ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर के साथ पेशेंट आए, राइनोसाइनोसाइटिस हो और एस्थमा हो, ब्रोंकोस्टेसिस हो, सीओपीडी हो, नहीं देना, पहले प्रूव करना इन्फेक्टिव है या नहीं। अक्यूट फ्लेयर ऑफ आईबीएस के साथ पेशेंट आ जाए, स्पेशली डायरियल वैरायटी के, पहले प्रूव करना है उसको इन्फेक्टिव है या नहीं है, ठीक है ना, ऐसे नहीं देनी है एंटीबायोटिक। इसी तरह रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्पटम्स के साथ पेशेंट आ रहा है, पहले उसको प्रूव करना है आपने। ऐसे तीन कॉमन चीज़ें यहाँ पर माल प्रैक्टिस होती है, इसमें एंटीबायोटिक दी जाती है। दूसरा, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ये दूसरी नंबर पर माल प्रैक्टिस है। एक पेशेंट आपके पास नज़ला जुकाम छींकों के साथ आ गया, आपने उसको ऑगमेंटो 1 ग्राम बीडी में दे दी, ठीक है ना, या आपने उसको C-क्लोर बीडी में दे दी, या कोई और दवाई दे दी उसको आपने ना। मोस्ट कॉमनेस्ट काज क्या है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की? वायरल, इट्स नॉट बैक्टीरियल। मोर देन 75% इन्फेक्शंस आर वायरल। इवन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनियाज, कॉमनेस्ट काज क्या है? वायरल, बैक्टीरियल नहीं। तो नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अंदर एंटीबायोटिक बाज़ बात पूछे तो कहते हैं कि जी सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस के तौर पर देंगे, या सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन की प्रिवेंशन के लिए देंगे। There is no such thing as a prophylaxis, ज़रूरत नहीं है पेशेंट, आप उसको काउंसिल करके समझा के भेजिए साइंस एंड सिम्टम्स फीचर से कि ये अगर आना शुरू हो जाए दैट शोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब क्या क्या है, जनरल कुछ एक फीचर्स होते हैं, जैसे फीवर विद चिल्स एंड राइडर्स होते हैं, यूजुअली शो करता है कि पायोजेनिक हो सकता है, वायरल के अंदर लो ग्रेड होता है, या कॉन्टिन्यूस फीवर हो सकता है पेशेंट को, ठीक है ना। प्रॉपर सेपरेशंस, प्रोलन्स आ जाए, टॉन्सिल्स के ऊपर सेपरेशन आ जाए, प्रोसीजर फेंजियल वाल के ऊपर आ जाए, नेजल सिक्रीशंस येलोइश ग्रीनिश हो जाए, ठीक है ना, या ब्लडी हो जाए, स्पूटम जो है वो येलोइश ग्रीनिश हो जाए, कॉपिशियस अमाउंट में हो जाए, लार्ज अमाउंट में फाउल स्वेलिंग हो जाए पेशेंट को स्पूटम जो है, ठीक है ना। ये फीचर्स होते हैं बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन के। अब्डोमिनल पेन आ जाए डायरिया के अंदर, जो है पास ब्लड म्यूकस आ जाए डायरिया के साथ जो है पेशेंट को, फीवर हाई ग्रेड विद चिल्स एंड राइडर्स हो जाए, ठीक है, समझ आती है बात है, आप दे दें। सेम केस विद पीआईडी एंड यूटीआई। तो यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये दूसरी रीजन होती है। थर्ड क्या है? प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, एनी दे देते हैं 3 दिन, खाली मरीज ने दवाई जो है उसका रिकमेंड, जैसे यूटीआई में रिकमेंडेड ड्यूरेशन क्या होता है, टी-क्वाड यूटीआई में क्या होता है 3 डेज, फीमेल को हम 3 डेज के लिए एंटीबायोटिक देते हैं रिप्रोडक्टिव एज के अंदर। 3 दिन खाली, सिम्टम्स इंप्रूव हो गए थोड़े, चलें जी आप 2 दिन और खा, या पेशेंट खुद कहता है जी 2 गोलियाँ पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो ये भी खा लो, ज़ाया क्यों इस चीज़ को। डोंट डू दिस, डोंट प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। चूँकि आपने पैथोजन के लिए दिया था, उसने एंटीबायोटिक दी, उसने MIC अचीव किया, दबा गया, हैज़ बीन क्लियर्ड। अब जो फ्लोरा है आपका वो ख़राब हो गया, इतना ड्यूरेशन, लंबे ड्यूरेशन के लिए आप एंटीबायोटिक देंगे, नॉर्मल फ्लोरा ख़राब होगा तो उसकी जगह फिर रेजिस्टेंट बग आएंगे, रेजिस्टेंट बग आएंगे तो अगली दफ़ा उसका इन्फेक्शन जो है वो रेजिस्टेंट बग के साथ होगा। अच्छा, सेम ऑर्गेनिज्म है और 2 एंटीबायोटिक्स आप ऐसी दे जिसकी एक्टिविटी सेम है, ये बहुत ज़रूरी है आपको पता होगा कम्बिनेशन किस तरह से देना है एंटीबायोटिक्स का। इफ़ यू वांट टू गिव अ कम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी, जनरल प्रैक्टिस के अंदर तो कोशिश करें मोनोथेरेपी, डोंट ट्राई टू गिव कम्बिनेशन थेरेपी, कम्बिनेशन थेरेपी ना देना, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने कम्बिनेशन थेरेपी देनी है किसी को तो यू हैव टू नो द स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स। उस पर हम ज़्यादा डिस्कशन आज स्पेक्ट्रम पे करेंगे, स्पेसिफिक डोजेज के ऊपर शायद हम ना उतना करें, क्योंकि ये कोर कंसेप्ट है। अगर आपको ये आता है तो आपकी ग्रिप अच्छी है,
बाज़ बात आपको गाइडलाइंस में इतनी अच्छी ग्रिप ना हो, इफ यू नो ना स्पेक्ट्रम पे कौन सी एंटीबायोटिक कौन से बात को टैकल कर रही है, तो आपको कॉम्बिनेशन देने में थोड़ी सी आसानी होती है। जैसे ऑगमेंटम और फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स का स्पेक्ट्रम एक ही है, ओवरलैप नहीं करता है। इट्स वेरी फुलिश कि आप एक ऑगमेंटम के साथ जो है वो सेफालेक्सिन भी दे दें, ऑगमेंटम के साथ सीक्लोर दे दें, उसको ऑगमेंटम के साथ ज़ाइनासेप दे दें ना, फायदा नहीं दे दें। दोनों का स्पेक्ट्रम एक जैसे, ठीक है ना। हाँ, थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन का ग्राम नेगेटिव कवर अच्छे, फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन और ऑगमेंटम का ग्राम पॉजिटिव कवर अच्छे। तो अगर आप ये कवर कंबाइन करना चाहते हैं कि आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन भी है ग्राम पॉजिटिव के साथ, फिर आप कंबाइन कर सकते हैं इन दैट केस में, ठीक है ना। तो ये सेम ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट दो एजेंट्स हैं। इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे सूडोमोनास आ जाती है इन्फेक्शन। सूडोमोनल इन्फेक्शन के अंदर यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि 2 एंटीबायोटिक्स दी जाए। क्यों? क्योंकि एक एंटीबायोटिक जो है वो तकरीबन 80 to 85% तक MIC अचीव करती है। 2 एंटीबायोटिक्स जिसके तकरीबन 90 प्लस 95% तक चली जाती है। सूडोमोनास इज अ सुपर बग और ये इन्फेक्शन का आना भी अच्छी अलामत नहीं होती। इसमें हम कम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स यूजली देते हैं, लेकिन फ्रॉम डिफरेंट क्लास, नॉट फ्रॉम द सेम क्लास। एक ही क्लास में से दो नहीं देते, फ्रॉम डिफरेंट क्लास विद डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूएशन ऑफ एम्पिरिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम थेरेपी जो है ये बहुत पाकिस्तान में ज़्यादा मुसीबत इस लास्ट चीज़ की वजह से आती है कि वी हैव और बाज़ पर मजबूरन हमें एम्पिरिकल थेरेपी ही कंटिन्यू करनी पड़ती है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी जो है। क्यों? क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है, लोग कल्चर्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जो एंटीबायोटिक एम्पेरिकली स्टार्ट हो जाती है इमरजेंसी के अंदर, उसी के ऊपर पेशेंट डिस्चार्ज हो घर जाता है, या उसको आप स्टेप डाउन करके घर भेजते हैं, तो नैरो नहीं हो पाती। तो ये अपना एक आपने असूल बनाना है कि पर्सन कैन अफोर्ड, उसके कल्चर्स लॉ लाजमी करवा दें इमरजेंसी में एंटीबायोटिक। हम भी कोशिश करते हैं जितना पॉसिबल हो सके, पेशेंट्स में अफोर्डिंग तो हम उसके ब्लड और यूरिन के कल्चर ड्रॉ करवा के भिजवा देते हैं। खास तौर पर जहाँ पर हमें रेजिस्टेंट इन्फेक्शन का रिस्क हो या मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ हों, एंड ऑर्गन डैमेज हो पेशेंट का, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन अंडरलाइन चल रही हो पेशेंट की, लाइक TB है, HIV है, BC है पेशेंट को जो है, या कीमोथेरेपी के ऊपर वो पेशेंट जो है, या कोई मेलिग्नेंसी हो, रिस्क फैक्टर्स हो, तो फिर लाजमी डेफिनेटली आपने उनके कल्चर्स भिजवाने, कल्चर्स भिजवा के एंटीबायोटिक स्टार्ट करें ताकि लेटर ऑन तो उसको टेकर कर सकें आप एंटीबायोटिक को। तो ये मेजर प्रिंसिपल्स जो हैं जो आपको अननेसेसरी आप ना दें। अब ये कंसर्न्स है बड़े बड़े, 3 तो मैंने वो लिखे हैं जो हमारे कंसर्न है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ तक तो हमारी नौबत ही आती है क्योंकि हम कल्चर सेंसिटिविटी इतनी करवाते नहीं। XDR टाइफाइड देख रहे होते हैं कि पेशेंट टिपिकल टाइफाइड की प्रेजेंटेशन के साथ आता है, आप उसे सेप्रो से शुरू करते हैं, डिडंट रिस्पॉन्ड, आप उसे सेफ्ट्राइजोन देते हैं, नहीं करता रिस्पॉन्ड, एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, नहीं करता रिस्पॉन्ड, यू डिक्लेयर द पेशेंट टू XDR टाइफाइड, ठीक है ना, बहुत कॉमन है। तो यूजली मेरोपेनम के ऊपर या टाइम के ऊपर पेशेंट जाता है और वहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस ट्रीटमेंट की खत्म हो जाती है, क्योंकि मेरोपेनम जो है वो मोर देन 3000 की सिंगल डोज है और वो आपने दिन में 3 दफ़ा लेना है, तो 10,000 आ डे का ट्रीटमेंट है उसका, और इट हैज़ टू बी कंटिन्यू फॉर 10 to 14 days, तो वो तकरीबन लाख से ऊपर चली जाती है। और टाइफाइड इन्फेक्शन आपको पता है कितनी कॉमन है। इस तरह MDR XDR TB, जितना रैश और इरेशनल यूज क्विनोलॉन्स का हुआ है पाकिस्तान में छोटे छोटे मसाइल के लिए, किसी को छींक भी आई और लिफ्लॉक्स लिख के दे दी, किसी गले में दर्द हुआ लिफ्लॉक्स लिख के दे दी, हल्की सी खांसी आई लिफ्लॉक्स लिख के दे दी, लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इनके इरेशनल यूज की वजह से क्विनोलॉन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से XDR TB जो है वो पाकिस्तान में बढ़ रहा है। एंड ड्रग रेजिस्टेंट UTI जो है, ये प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट नो द सेंसिटिविटी ऑफ द बग, और हम धक्के से UTI को एक ही एंटीबायोटिक से या उससे मिलती जुलती एंटीबायोटिक से ट्रीट करने की कोशिश करते होते हैं, और वी एंड अप विद ड्रग रेजिस्टेंट UTI जो फिर मल्टी ड्रग तकरीबन पैन रेजिस्टेंट होता है, जो किसी भी एंटीबायोटिक को सेंसिटिव नहीं होता है, और पेशेंट यूजुअली डाई विद यूरोसेप्सिस इन दैट केस। तो ये कंसर्न है बड़े बड़े जो कार्बोपेनिक रेजिस्टेंट एंटेरोबैक्टीरियम CR, बहुत सबसे बड़ा कंसर्न है इस वक्त कि आपके ग्राम नेगेटिव बग्स जो हैं एंटेरोबैक्टीरियम कोलाई है, क्लेब्सियाना है, एस्चेरिशिया है, ये कार्बोपेनिक रेजिस्टेंट हो जाएगा।
Carbapenem is the most broad spectrum antibiotic in the world. इससे बड़ी broad spectrum antibiotic नहीं है. That covers almost all the gram-negative bugs, all the gram-positive bugs except MRSA, all the Anthrax. ये typical bugs नहीं cover कर पाती और MRSA cover नहीं कर पाती सिर्फ, बाकी सबको cover कर लेती है, including Pseudomonas. लेकिन there is emerging resistance among Carbapenem as well. इसमें मेरोनम आती है और टाइलम आती है, इन्हीं टाइम से रहता है. दूसरा ड्रग रेजिस्टेंस लिसेरिया विलोरिया, ये हमारे यहाँ ज़्यादा कॉमन नहीं है क्योंकि सेक्सुअल प्रैक्टिस इतनी ख़राब नहीं है हमारी कंट्री में, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा है. तो यूजुअली यहाँ पे तो हम अभी भी सिंगल डोज सेफ्ट्राइक्सोन 250 मिलीग्राम टू 500 मिलीग्राम सिंगल IM इंजेक्शन से विलोरिया को ट्रीट करते हैं. लेकिन बाहर जो है ये इमरजेंस काफ़ी ज़्यादा है सेफलोस्पोरिन रेजिस्टेंट लिसेरिया विलोरिया की. WHO के अगेंस्ट जो है ओवरऑल पूरी दुनिया में इकोलाई सबसे ऊपर इकोलाई कॉमन कॉज ऑफ UTI, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, इंट्राब्डोमिनल इन्फेक्शंस, फूड बॉर्न इन्फेक्शंस, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन एंड क्विनोलोन्स. कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डायरिया, ट्रैवलर डायरिया क्या होता है? इकोलाई. कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड UTI क्या होता है? इकोलाई. ठीक है. तो आप और ये इन्फेक्शंस का बर्डन बहुत ज़्यादा है और ये इररेशनल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ क्विनोलोन्स खासतौर पर सिप्रो धक्के से हर मरीज को ज़रूरत है या नहीं है उसको दे देते हैं. UTI का पेशेंट हल्की सी कंप्लेंट के साथ आता है, रिपोर्ट पढ़ते हैं 5 से 6 5 साल दवाई लिखी गई थी, नहीं करें इस तरह से. ठीक है. और थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन या उसको IV ऑक्सीडेंट लगा दिया या कैरिसेप्स सेफेक्सैम वगैरह दे दी, जिसकी वजह से इकोलाई रेजिस्टेंस बढ़ रही है अगेंस्ट दीस एंटीबायोटिक्स. देन क्लेब्सिला निमोनिया टू थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन एंड कार्बापेनम्स, स्टैफ ऑरियस टू मैथिसिलिन जिसे मर्सा कहते हैं, मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टैफ ऑरियस, स्ट्रेप निमोनिया टू पेनिसिलिन, फिर नॉन टाइफाइडल सैल्मोनेला एंड शिगेल्ला स्पीशीज टू फ्लूरोक्विनोलोन्स. कि जो आपकी डायसेंट्री कराते हैं, डायसेंट्री में हम मोस्ट कॉमनली क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्रिस्क्राइब करते हैं. तो 500 मिलीग्राम BD भी देते हैं विद फ्लैक्सजल. उनकी भी ग्रोइंग रेजिस्टेंस आ रही है फ्लूरोक्विनोलोन के साथ. लिसेरिया विलोरिया थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन. तो ये कॉमन जो इस वक्त बड़े नाइटमेयर्स हैं वो ये. अब काम कैसे कर सकते हैं इसको? सिर्फ उन पेशेंट्स को एंटीबायोटिक दें जो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं और नैरो स्पेक्ट्रम को चूज करें ब्रॉड स्पेक्ट्रम को बजाय. ऑलवेज सेलेक्ट नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नॉट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. ठीक है. मैं एक करके मैं गिनवा भी देता हूँ आपको. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन किससे कवर हो जाती है? पेनिसिलिन के साथ. ठीक है ना. एमॉक्सिल दे या ऑगमेंटम दे. डोंट गिव मैक्रोलेट्स, डोंट गिव क्विनोलोन्स टू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन. साइनोसाइटिस है, राइनाइटिस है, ओटाइटिस मीडिया है, फरेंजाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, कोई पेशेंट इस तरह से आता है. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत अच्छी कवर हो जाती है ट्रीटमेंट लाइक पेशेंट में डॉक्सीसाइक्लिन के साथ या मैक्रोलेट्स के साथ. डोंट गिव क्विनोलोन्स टू दैट पेशेंट, नहीं दे उनको. ठीक है ना. अगर पेशेंट प्रीवियस 90 डेज में कोई एंटीबायोटिक लेके आए तो साथ उसके ऑगमेंटम ऐड कर दें या नॉक्सल ऐड कर दें. ठीक है ना. लेकिन क्विनोलोन्स उनमें नहीं दें. एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हटा दें उसको. UTI का पेशेंट आया है, कोट्राइमोक्साजोल दे दें अगर प्रेग्नेंट नहीं है वो. अगर प्रेग्नेंट है वो तो फॉस्फोमाइसिन या नाइट्रोफेरेंटाइन दे दें उसको. अगर ड्रग रेजिस्टेंट की सस्पिशन है तो यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी भिजवा दें उसको. पायलोनेफ्राइटिस लग रहा है आपको तो UTI के सिम्टम्स हैं, ऊपर फ्लैंक पेन भी आ गया, फीवर भी आ गया, सेफ्ट्राइक्सोन पे चले जाएं आप. ठीक है ना. डोंट गिव क्विनोलोन्स टू दैट पेशेंट, डोंट गिव टेंजो टू दैट पेशेंट, डोंट गिव मेरोनिन टू दैट पेशेंट. कि सिक ज़्यादा हो गया, पायलोनेफ्राइटिस लग रहा है तो बड़ी गन चला देंगे यहाँ पे. नहीं, ये ना करें. नैरो स्पेक्ट्रम चूज करें शुरू में. ऑलवेज सेलेक्ट द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नॉट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. De-escalate antimicrobial therapy in appropriate patient. De-escalate कर दें. एक पेशेंट रिस्पॉन्ड कर गया है, कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट भी सामने आ गई है, नैरो स्पेक्ट्रम की ड्रग जो है उसमें से सिलेक्ट करें, वो दे के उसको घर भेज दें. ठीक है ना. साथ ही de-escalate करें. ठीक है ना. ये ना करें कि एक पेशेंट लीवोफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन पे आपने दाखिल किया था तो 10 दिन वही दे के उसको घर भेज दें. यही खाओ 14 दिन बैठ के आप. ठीक है. अच्छा, अगली चीज़ है पेशेंट एजुकेशन. अब ज़्यादा मुसीबत ये है कि इवन ओवर द काउंटर ड्रग्स का पेशेंट को नहीं पता है, लेकिन इन दवाइयों का मरीजों को पता है. रटी हुई हैं दवाइयाँ सारी की सारी, एंजोलेक्स से आती है, लिफ्लॉक्स से आती है. ठीक है ना. तो पेशेंट को इन्वॉल्व करें
एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, या उसको बताएं कि आपको फलां चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की ज़रूरत है, ये आपने नहीं खानी। जैसे मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं, आपके पास भी आते होंगे कि जो डॉक्टर साहब गला ख़राब हुआ है, ऐसी कार्चेक को क्लैरिसेट बेसिक में खाएं, या कल एक एजोमैक्स बेसिक कार्चो में खाएं, ठीक है ना। तो ये नहीं, डॉक्टर उनको एडवाइस करें कि एंटीबायोटिक आपने ऐसे 1 या 2 खुराकें नहीं लेनी है, ठीक है ना, और इस तरह से घर में रखनी भी नहीं, डिस्कार्ड करवा देना इस तरह से, ठीक है ना पढ़िए पेशेंट को। क्योंकि मोस्टली वायरल एंड बैक्टीरियल भी हुआ, सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट तो फर्स्ट सेकंड डोज के बाद आ जाती है, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट डोज के साथ और इनअप्रोप्रिएट ड्यूरेशन के साथ रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो पेशेंट को इन्वॉल्व करें इनिशिएट, उसको पोटेंशियल एडवर्स आउटकम भी बताएं। सबसे ज़्यादा क्विनोलोन्स के बता के भेजें। एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर में पिछली बारी लीफ फ्लॉक्स ना आराम आया, इसमें वो भी दे दो, ठीक है ना। दूसरी किसी उसको बताएं कि क्विनोलोन्स के साइड इफेक्ट क्या है। लाइफ लॉन्ग रिस्क होता है इसका टेंडन रप्चर का, आपने एक दफ़ा दे दी है, लाइफ लॉन्ग रिस्क है टेंडनाइटिस का भी, टेंडन रप्चर का भी, उसमें वो डोज डिपेंडेंट नहीं है, उसको 10 साल बाद भी हो सकता है, ठीक है ना। इतनी खतरनाक दवाई है इस मामले, ठीक है ना। दूसरा MDR TB का रिस्क है उसको, अगर वो ऐसे फजूल में लेता रहेगा, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर तो आपको कंटेक्ट पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, चलते फिरते लोग आपको वार्डों में, हॉस्पिटल्स में, मार्केट्स में TB के मिल जाएंगे, तो यू डोंट नीड एनी TB कंटेक्ट, एवरीवन इज अ TB कंटेक्ट। तो वहाँ पर खुदा न खास्ता हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस, तो बड़ा हाई चांस है कि उसको MDR TB हो, इस तरह से ये उसको समझाएं। अच्छा, व्हेन टू सीक मेडिकल केयर इफ सिम्पटम्स डू नॉट इंप्रूव और वर्सन, उसको बता के भेजें कि मैं ये एंटीबायोटिक भेज दे रहा हूँ आपको, 3 दिन बाद आपको दोबारा मिलना है मेरे से आके, अगर आपकी अलामात बेहतर नहीं होती या ये अलामात आ जाती है। एक वायरल इन्फेक्शन का पेशेंट आया, क्लियर उसको रनी नोज है, पानी की तरह उसको नाक बह रहा है, उसका नाक बंद भी है, थोड़ा सा गले में भी केरा गिर रहा है, उसके गला बंद भी है, उसका हल्का हल्का बुखार भी है, आपने उसको सॉफ्टन लिख दी, एंटी हिस्टामिन दे दी थोड़ी सी, साथ गार्गल्स एडवाइस कर दी, स्टीम का कह दिया आपने, और अगर एलर्जिक नहीं है तो आपने प्रूफिन भी दे दी उसको। अब वो सोच सकता है, उसको तसल्ली ना हो कि ये शायद डॉक्टर बुखार में हो गई है, इसको पता ही नहीं, बट डॉक्टर नहीं कहा, उसे बताया कि अभी आपको जरूरत नहीं है एंटीबायोटिक की, 3 दिन के बाद आपने मेरे पास आना है, अगर आपकी अलामात बेहतर नहीं होती या बुखार तेज हो जाता है, सर्दी लगती है आपको, गले में दर्द शदीद हो जाता है आपको, ठीक है ना, तो उस सूरत हाल में आपने वापस आना है, उसका एग्जामिन करें, उसको एंटीबायोटिक पर डाल दें अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं, ये पहले से एंटीबायोटिक पे था और उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ये आपने गाइड करके भेजना है। अप्रोप्रिएट यूज एंड ड्यूरेशन उसको समझा के भेजें कि गले की इन्फेक्शन का ड्यूरेशन 5 से 7 दिन का है, तो ना वो 3 दिन में उसको ख़त्म करें, ना वो 10 दिन खाएं उसको, ठीक है ना। UTI का ड्यूरेशन 3 दिन का है, ना वो पहली खुराक के बाद बंद करें, ना उसको 5 से 7 दिन ले, जिसका जितना ड्यूरेशन है उसको समझा के भी भेज रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ लिखना नहीं, फ़कत लिखने से जो है वो मसला हल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये एक जनरल प्रिंसिपल है, हम अक्सर जैसे जेंटासिन हम कॉन्टिन्यूस IV इंफ्यूजन में देते हैं 4 to 6 आवर्स के अंदर, इंटरमीडिएट भी दिया जाता है, 80 मिलीग्राम BD में भी दे सकते हैं। कॉन्टिन्यूस IV इंफ्यूजन का जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल है वो रिलेटिवली लो होती है एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट थेरेपी, तो जो भी एम्पेरिकल थेरेपी है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम की ड्रग्स हैं, उनमें कोशिश करें कि आप उसको थोड़ा इन्फ्यूजन की फॉर्म में दें 4 to 6 आवर्स के अंदर, उसमें एफिकेसी भी बेहतर रहती है और रीनल इम्पेयरमेंट और बाकी साइड इफेक्ट है इसलिए वो कम रहता है, ठीक है। अच्छा, अब ये आ जाए, ये गौर से पढ़ने वाली चीज़ है, इसी पे गौर करना है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीज़ें ही डिस्कस करेंगे आज। ये ऊपर बग्स देख रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और देन एटिपिकल बग्स, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर कौन कौन से हैं? स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है ना, मैक्सिलिन सेंसिटिव, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड मैक्सिलिन रेजिस्टेंट, कॉम्बिनेज नेगेटिव स्टेफिलोकोका है जो यूजुअली आपकी स्किन पर फ्लोरा होता है, ठीक है ना। बीटा है हेमोलिटिक स्टेफिलोकोका है, स्टेफिलोकोकस पायरोजेनिस ब्रिडेंस वगैरह है, एंटेरोकोका है, स्टेफिलोकोकस न्यूमोनी है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस है, क्लोस्ट्राइडल स्पीशीज हैं, और बैक्टीरियाइड्स वगैरह, ये ग्राम पॉजिटिव के अंदर आते हैं। देन ग्राम नेगेटिव में बैक्टीरिया, ज़ेरिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इकोलाई, ESBL पॉजिटिव इकोलाई, एंटेरोबैक्टीरियशी, सुडोमोनास, ब्रोक्सेला कैटरालिस। देन एटिपिकल में लेजियोनेला है, माइकोप्लाज्मा है, कॉमनली ये बग्स है,
जो आपको इन्फेक्शन करा रहे होते हैं। और ये इनको मैं बता भी देता हूँ। एटिपिकल बग्स आपने क्या करवा रहे होते हैं कॉमनली? एटिपिकल निमोनिया, जिसको हम चेस्ट इन्फेक्शन, कॉमनली क्लेमिडिया स्पीशीज चेस्ट इन्फेक्शन कराती हैं या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन करवा सकती है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया करवाता है कॉमनली, लेजियोनेला निमोनिया करवाता है कॉमनली। मोरक्सेला कैटराइलस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों है, ये भी निमोनिया भी करवाते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एज वेल एज अपर रेस्पिरेटरी, कॉमनस्ट ऑर्गेनिज्म है ये दोनों। और साथ में स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। एंटेरोबैक्टेरियशी, सुडोमोनास, इकोलाई, ये सारे के सारे आपके एब्डोमिनल इन्फेक्शंस करवाते हैं जितनी भी। इसमें डायरिया भी हो सकता है, एपेंडिसाइटिस हो सकती है, टाइफाइटिस हो सकता है, असेंडिंग कोलाइटिस हो सकता है इसके अंदर में, ठीक है ना, पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। ये सारे के सारे बग्स जो है वो ये करवाते हैं। यूटीआई हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। एब्डोमिनल इन्फेक्शंस और जेनिटल यूरिनरी इन्फेक्शंस ये आपके एनालॉग्स जो हैं वो मोस्टली आपके एस्पिरेशन रिलेटेड इन्फेक्शंस करवाते हैं और एब्डोमिनल इन्फेक्शंस के अंदर इनका होता है, अलॉन्ग विद जेनिटल यूरिनरी, पीआईडी के अंदर रोल है, डायरिया के अंदर इनका रोल होता है। ग्राम पॉजिटिव बग्स जितने भी, ये स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस जितनी भी हैं आपकी, वो सारे यही करवाते हैं। ये स्ट्रेप की स्पीशीज होंगी या स्टैफ होगा, ठीक है ना।